अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये होममेड कोफ्ते हैं, जो भी जिसकी रेसिपी मैं आपको एक दफ़ा बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो मेरे पास कोफ्ते ज़रा कम थे, तो मैंने दो तीन जो थे ना ये काफ्ता कबाब के अंदर ऐड कर लिए। तो जी मैं बनाने जा रही हूँ आज कोफ्ता, अंडा कोफ्ता मसाला। तो मैंने सोचा चलो मसाले के साथ मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपके साथ रेसिपी अपनी शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए कोफ्ते चाहिए और मैंने लिए हैं 3 अंडे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमारे घर में सिवाय मेरे राशिद अंडे को खाता ही नहीं, लिहाजा फिर ये मैंने 3 ही लिए हैं क्योंकि कोफ्ते भी इतने ज़्यादा तो नहीं हैं। उसके अलावा जी मैंने लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज और उसको मैंने चॉप कर लिया है। आप ऑमलेट की तरह भी जैसे प्याज होता है ना वैसे भी काट सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं 4 अदद ही टमाटर और ये 3 मैंने हरी मिर्चें डाल दी। इसको मैं अब ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। और मुझे खुश्क मसाला जात में चाहिए हल्दी, सॉल्ट और लाल मिर्चें पिसी हुई और धनिया और कोई एक दो जैसे मैं कोई साबुत मसाले शायद डाल लूँ। और इसके अलावा जी मुझे चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और मुझे चाहिए दही। इसके अलावा जिसमें कसूरी मेथी भी थोड़ी सी जाएगी, वो जब मसाला मैं कोफ्ते डालूँगी तब मैं ऐड करूँगी। और दही भी तकरीबन मैंने एक छोटी प्याली ले ली है क्योंकि इसका मसाला ही बनना है, तो मसाले में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही होती हैं। और आजकल जैसे कि आपको पता है प्याज मीठा सा है तो इतना अच्छा मसाला ऐसे बनते भी नहीं है। और जब मसाला बनाना हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये आपको बढ़ानी ही पड़ती हैं अपने मसाले के लिए। तो ये बस ये थोड़ा सा सामान चाहिए। तो अब मैंने एक तरफ हंडिया रखी हुई है और अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं गोल्डन कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ गोल्डन करके। गोल्डन आपने मस्ट करना, अदरवाइज प्याज कच्चा कच्चा सा रहेगा तो अच्छा भी नहीं लगना। फिर अंडे आपने हार्ड बॉयल करने हैं, सॉफ्ट बॉयल नहीं करने, अदरवाइज़ आपके अंदर जो अंडे हैं वो फट जाएंगे अंदर जाके। और वैसे भी जो चने में अंडे डालें या कोफ्ते में डालें, जिस चीज़ में भी डालें वो हार्ड बॉयल ही अंडे जाते हैं। तो उसके लिए आप कम से कम भी 12 से 15 मिनट आप इसको उबालेंगे तो ये हार्ड बॉयल हो जाएंगे। और दही भी आपने हमेशा जो है वो फेंट के डालना है, वो आपने ऐसे गुटलियों वाला नहीं डालना, अदरवाइज़ जो आपकी ग्रेवी है वो स्मूथ नहीं बनेगी। वो गुटलियाँ गुटलियाँ सी होती हैं, वो अच्छी भी नहीं लगती। तो जी आपने दही भी हमेशा फेंट के डालना है। अब जी ये देखिए प्याज जो है तकरीबन हल्का हल्का सा अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। थोड़ा ज़रा ज़्यादा कलर चेंज होता है तो मैं इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ। इसमें जी लहसुन अदरक भी एक टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून ही इसमें अदरक जाएगा। बस थोड़ा से जी रह गए हैं प्याज गोल्डन होने, और थोड़ी सी मेहनत कर ले अगर हंडिया में तो यकीन माने इतना अच्छा उसका टेस्ट बन जाता है। क्योंकि एक सारा दिन में घर के मर्दों ने बच्चों ने जो एक चीज़ खानी होती है वो बस एक हंडिया ही समझो कि ऐसी अगर अच्छी चीज़ है तो खुश दिली से बच्चे भी खाएंगे और घर का मर्द भी खाएगा। बेचारा सारा दिन का काम काज के बाद थका हारा हुआ आए और उसके बाद खाना भी अच्छा ना मिले तो ये उसके साथ जाती है। इतनी मेहनत स्ट्रगल करते हैं जो घर के मर्द हैं, और औरतें भी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल करती हैं, जॉब भी करती हैं, उसके अलावा घर को भी साथ देखती हैं। लेकिन मेरा अपना ही ख्याल है चीज़ों पे थोड़ी सी मेहनत की जाए, चाहे वो रिश्ते हों और चाहे वो खाना हो, चाहे कि ज़िंदगी के मामला तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देते ही हैं। ये ऑलमोस्ट ये हंडिया, ये देखें प्याज आपको नज़र आ रहा होगा अब गोल्डन होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ये होगा कि इसका टेस्ट हंडिया में अच्छा आएगा। हाँ जी आपको हंडिया नज़र आ रहा होगा कि प्याज जो है हंडिया में अब ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो बस ये तकरीबन जो मुझे मैक्सिमम जो कलर चाहिए प्याज का वो मुझे मिल गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक। 1 चम्मच मैं इसमें लहसुन डालूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें अदरक डालूँगी और 1 चम्मच इसमें मैं अब अदरक डाल दूँगी और जल्दी मिक्स करूँगी ताकि जो मसाला है वो जले ना। क्योंकि आपको पता है हंडिया की हीट बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि मैंने इसकी काफ़ी कम की हुई है लेकिन उसके बावजूद इसकी हीट काफ़ी तेज़ है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दूँगी ताकि जो प्याज और लहसुन है वो जले ना। ठीक हो गया। और प्याज और लहसुन अदरक की स्मेल चली गई है तो अब मैं इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर डाल दूँगी। ब्लेंड करने से ये होगा कि जो आपकी जो ग्रेवी है इसमें टमाटर या जैसे देखो मैंने प्याज भी चॉप कर लिए हैं तो खड़े खड़े नहीं लगेंगे। अगर आप खड़े मसाले वाला बनाना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है, मैं वैसे सिंपल आम मसाले वाली बना रही हूँ। तो जो टमाटरों की बुनाई भी होती है उसका पानी भी खुश करती हूँ मैं। जैसे जैसे टमाटरों की बुनाई होती जाएगी मैं साथ इसमें ऐड किए जा रही मसाले, जिसे मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है ज़ीरा, और इसमें मैं डालूँगी जी सूखा धनिया डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के।
सूखा धनिया तरह ग्रेवी में इसका अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा जी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डालूँगी हल्दी, और इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्चें पिसी हुई थोड़ी सी, मैंने 3 और जो साथ ही साथ इसमें चला जाएगा सॉल्ट। बाकी कोफ्तों में स्पाइसेस होते हैं, लिहाजा बहुत ध्यान से आपने डालने हैं। जो भी आप कोफ्ते होममेड यूज़ करें या आप वैसे अच्छी रेसिपी है मेरे चैनल पे भी जो कोफ्तों की, होममेड कोफ्ता की, या खुद भी बनाते हैं तो उस हिसाब से भी आप देख लें, या रेडी मेड है उनके हिसाब से भी कोफ्तों में स्पाइसेस होते हैं, आप बहुत ध्यान से डालिएगा। तो ये देखें अब मसाले की बुनाई हो रही है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता। अब छींटे पड़ रहे हैं तो लिहाजा आपने ध्यान रखना है और मुँह ज़रा बचा के अपना। और छोटी स्टिक मैं इसमें दालचीनी की भी डाल दूँगी, क्योंकि ये जो दालचीनी के भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं, स्पेशली सर्दियों में। आप थोड़ा थोड़ा गर्म मसाला, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा के हक़ में तो मैं भी नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इसमें डालें ये गर्म मसाले बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो आप इसमें डालें, ताकि ये कि आपको तो जिस्म को गर्माइश पहुँचती रहे, और इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक है कि आप गर्म मसाला देख लें तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे निकलते हैं। बस आपने ये देखना, इसकी रगड़ाई अच्छी तरीके से करनी है मसाले की। आप देखें मैं कैसे कर रही हूँ, उससे ये होगा कि आपका जो मसाला अच्छी तरीके से भुनेगा। इसकी ना समझ लें कि क्या कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे इसको, वर्ड क्या एग्जैक्ट होगा, कि इसकी मसाले की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बस थोड़ी सी बुनाई करके फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड करती हूँ। ये मसाले की बुनाई में साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएँ, उससे ये होगा कि आपका मसाला भुनेगा भी सही, और साथ साथ ये होगा कि नीचे लगने का भी आपको अंदेशा नहीं होगा, और मसाला ऐसे फूलता भी है। मैंने अपनी लास्ट जो रेसिपी गोला कबाब, उसमें मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आप ऐड करते जाएँ ना, तो उससे इसका देगी इफेक्ट आता है और मसाला बहुत अच्छे तरीके से फूलता फिर अच्छा ही तैयार होता है। मसाले की बुनाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूना है, और आप भी ज़रूर थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनिएगा। और ये देखें ज़रा मसाले से ऑलमोस्ट जो ऑयल है अलग हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें डाल दूँगी कोफ्ते। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ, और मैंने इसको थोड़ा सा, वैसे तो ये ऑलरेडी फ्राइड कोफ्ते हैं, हल्का सा इसका थोड़ा सा भून के मैं इसमें दही ऐड करूँगी और कसूरी मेथी ऐड। कोफ्ते डाल के थोड़ा सा भूना मैंने। अब इसमें मैं हल्की सी 1 टीस्पून भर के इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा, अदरवाइज़ आपकी जो ये ना हो कि जो कोफ्ते हैं थोड़े से कड़वे हो जाएँ। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालते, बस खुशबू के लिए डालते हैं। तो बस ये 1-2 मिनट में इसको हिला के अच्छी तरीके से फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। अब मैं इसमें दही भी ऐड कर दूँगी। दही मैंने छोटी 1 प्याली ली है भर के, आप देख लें अपने हिसाब से जितना मर्ज़ी डाल लें। कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा खट्टा सालन भी नहीं इस्तेमाल करते, और थोड़ा सा कह लो कि दही भी उनको सूट नहीं करता, ये पसंद नहीं है। तो आप देख लें, अगर आप दही स्किप करना चाह रहे हैं तो आप दही स्किप कर लें, और इस स्टेज पे आप हल्का सा पानी ऐड करके इसको दोबारा भून लें, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको दही डाल के भूनूंगी, ताकि इसका जो दही का कच्चापन है वो भी निकल जाए। अब मैंने दही डाल दिया, ये देखें इसमें कोफ्तों में। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप के रख दूँगी, बस 5-7 मिनट के लिए ढाँपूँगी हल्की आँच पे, क्योंकि इसमें सिर्फ दही है और पानी नहीं, लिहाजा आप भी ध्यान रखिएगा, आँच इसकी हल्की रखिएगा। मैंने बस 5-6 मिनट इसको दम पे रखा है, और अब ये देखें बिल्कुल हंडिया रेडी है। क्योंकि कोफ्ते भी और में ऑलमोस्ट आपको पता है रेडी ही होते हैं। जब फ्राई कर लो चिकन का, वैसे ही कोफ्ता बहुत जल्दी गल जाता है। तो ये आप इसकी थिकनेस चेक करें और मसाला चेक करें। ज़ाहिर बात है कैमरे की आंख में वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो इंसान की आंख में है। तो बस ये रेडी हो गया है। और एक कोफ्ता है मैं तोड़ के इसको बारीक बारीक सा ना मैं मसाले में ऐड करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक कोफ्ता मैंने बारीक बारीक इसको पीस लिया है, जैसे बिल्कुल कीमा सा बारीक करके इसमें मैं डालूँगी। उससे ये होगा कि ये जो है ना आपकी जो इसकी ग्रेवी है ना, ये सीक्रेट है, मैंने किसी से पूछा तो खैर नहीं, मुझे अपने जहन में ये चीज़ थी। और ये देखें जब आप कहीं बाज़ार जाते हैं खाने के लिए, तो ये उन्होंने एक बारीक सा कोफ्ता लेके ना अंदर ही इसको मैश किया होता है, उससे ये होती है इसकी, ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें। जो उम्मीद है आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। बस अब इसमें मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दूँगी, और थोड़ा सा साबुत तो नहीं, पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी, और जी आज की ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। ये मैंने कहा आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें आपको इसकी ग्रेवी की, ये मसाले वाली ग्रेवी आप ज़रूर ये बनाइएगा, ये रेसिपी बड़ी अच्छी है। और बड़े दिनों से मैं शोरबे वाला भी तो अक्सर ही बनाती रहती हूँ। मैंने सोचा था आज ना, मेरी अम्मी बनाती थी इस तरह के कोफ्ते मसाले वाले। तो ये देखें आपको उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी,
और आप अंडे एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, मैं जो हूँ वो इसमें डालूँगी, ऊपर डाल दूँगी। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, ये देखिए ज़रा। और आप इसको मसाले में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। बस हल्का सा चुटकी से मैंने इसमें गरम मसाला छिड़का, और इतना ही बस मैं थोड़ा सा कोफ्तों में डालूंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्पाइसेस बड़े बैलेंस है, और ज़्यादा जो मसाले होते हैं वो भी कोई इतने बेनिफिट्स उनके नहीं होते। बस सर्दियों में आप एक दो खड़े मसाले डाल लें, बाकी ये कि ज़्यादा पिसे हुए भी इतने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, स्टमक का आपको डायरेक्ट जाके डिस्टर्ब करते हैं। तो जो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए आपके सामने मैंने सारा डाला, और इसकी मसाले की थिकनेस चेक करें आप। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हमेशा एक बात बताती हूँ कि यूट्यूब बनाने का मकसद मेरा जो एक तो बहुत अच्छा मुझे मकसद मेरे ज़हन में आता था कि जो मेरे पास नॉलेज है वो किसी भी किस्म की हो, चाहे वो कुकिंग के हवाले से हो, कपड़ों के हवाले से हो, या मेरे पास कोई भी नॉलेज किसी भी किस्म का है। तो जैसे मैं अपने बच्चों को एक उनकी ज़िंदगी में ये कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा कि चले ये जो मेरे पास नॉलेज है मैं घर बैठे उन बच्चे बच्चियों को ये पहुँचाऊँ जिनके पास शायद बड़ी बहन ना हो या माँ ना हो, या उसके बावजूद कोई ऐसी बात जो मेरी कोई भी सिखाई हुई बात किसी को क्लिक कर जाए, उसकी ज़िंदगी में कहीं काम आए, तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है और सदका जारी है। और ऐसे ही बाकी जिसकी ज़िंदगी संवर जाए उसके लिए भी सदका जारी है। तो जो आज का टॉपिक मैंने थोड़ा सा शायद कुछ दिनों तक अपने वीडियोज़ मेरे आए वो थोड़े से मेरे रूटीन से हट के आएंगे, वो मुझे आप इसको पसंद करेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा भी, और बताइएगा कि और कोई टॉपिक्स भी ऐसे जिस पे मेरे पास कुछ नॉलेज हो सका। जो टॉपिक्स आप मुझे बताएंगे मैं उन पे काम करके आपको उसके मतलब अपनी राय दे सकती हूँ। तो जी बहादुर शाह का एक ज़फ़र मुझे बहादुर शाह ज़फ़र का एक मुझे शेर याद आ गया। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में। तो ये जो शेर था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहादुर शाह ज़फ़र ने उन दिनों ये शेर कहा था जिन दिनों वो जेल में थे। तो बहुत डिप्रेशन और मायूसी के समझे मराहल वो तय कर रहे थे। तो जी आप समझ गए होंगे कि आज जो मेरा टॉपिक है वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मायूसी और परेशान हाली। तो जो कि हमारे पूरे माशरे में, क्या पूरी दुनिया में ये जो चीज़ें हैं, समझे जैसे ब्लड एक बॉडी में चल रहा है ना, तो ये ब्लड में ये सारी चीज़ें आती जा रही हैं। तो डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी किसी भी चीज़ को लेकर अचानक बेचैन हो जाना, और डिप्रेशन ऐसा है जैसे आप अचानक अपने फ्यूचर से रिलेट या माजी से रिलेट, या मोस्टली लोग जो होते हैं माजी में डूबे रहते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, हाल पे लोग कम ही नज़र रखते हैं। तो जो हमारी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अगर हाल पे नहीं सोच रहे होते, हम फ्यूचर और पास्ट को सोच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे से गलती होती है। हमें सब चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए, और मुस्तकबिल का जो वादा है वो तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं करता, और ना ही उसने किया है। तो ये एक बीमारी है जो सिर्फ बुज़ुर्गों में नहीं रह गई। जैसे कहते थे बुज़ुर्ग हो गए तो किसी डिप्रेशन में चले गए, वो सिर्फ बुज़ुर्गों के अलावा वो जवानों में, नौजवान जितने भी है, इवन बच्चों में भी, ख़वातीन और मर्दों में तो थी, अब इवन छोटे छोटे बच्चों में भी आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा आपके अलामतें नज़र आएंगी। तो ये हर बंदे के साथ है, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया हुआ है। और हर बंदे की ज़िंदगी में ऐसे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मराहल आते हैं, एक वक्त आता है जिसमें वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा समझे के शिकार होता है। तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भी डिप्रेशन एंग्जाइटी होती है, और मैं उसको कैसे उसमें से निकलती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अल्लाह से मायूस ना हो। अच्छे बुरे हालात हर बंदे की ज़िंदगी में भी आते हैं, और उसके घर वालों पे भी आते हैं, चाहे वो माशी हो, चाहे वो माशरती हो, चाहे मजहबी हो, चाहे रूहानी हो। उसमें से निकलना कैसा है वो हम पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मुझ पे डिप्रेशन आता है, मैं उसमें से कैसे निकलती हूँ, तो मैं आपको उसका मैं बताती हूँ कि उसमें से कैसे निकलती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं नमाज़ भी पढ़ूँ, कुरान पाक भी पढ़ूँ, मैं तस्बीहात भी करूँ जो मुझे अल्लाह उसके रसूल ने दी हुई है। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि बहुत अच्छी मुसलमान बेशक मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें से कोई पॉजिटिविटी निकालूँ। जैसे कि अगर कभी फ़िलहाल अगर मुझे मुआशी कोई मसला चल रहा है, तो मैं मुआशी मसले से निकलने की पूरी कोशिश करूँगी। कोई मुझे जज़्बाती मसला चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी जज़्बातियात से निकल के ये बात सोचूँ। पहले मैं भी आम लोगों की तरह एक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मसले के लिए मैं सोचती रहती हूँ कि यार ये मैं कैसे करूँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं उसमें से निकलने की कोशिश कैसे करती हूँ।
मैं यूँ करती हूँ कि मैं पहले उसकी पॉज़िटिव पहले जो नेगेटिव मेरी चीज़ ज़हन में चीज़ें आती हैं उसमें से निकाल के मैं पॉज़िटिव तरीके से खुद को बाहर निकालती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं उसके सारे पॉज़िटिव पहलू सोचना शुरू करती हूँ और ऑटोमेटिकली मुझे रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हो जाती है। जो डिप्रेशन से एक निकलने का खुद का मैं तरीका मैं बता रही हूँ। उसके अलावा मैं दुरूद शरीफ करती हूँ, पढ़ती हूँ और हर अल्लाह की दी हुई उस नेमत का शुक्र अदा करती हूँ जो उसने मुझे दिया। और फिर और यकीन माने ऐसा नहीं है मेरा ज़ाती तजर्बा जो मैं आपके साथ शेयर करी, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और इसमें से मैं निकलती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर उस परेशानी से कोशिश करती निकलती हूँ और सिर्फ डिप्रेशन में पड़े रहने से मसाइल का हल तो नहीं है ना। मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, मैं आयत करीमा का विर्द करती हूँ और मेरा ये होता है कि मैं कोई ना कोई ऐसी ज़िंदगी मैं खुद को मसरूफ़ करती हूँ। और जो मेन बात है ना, अगर आप दुनियावी तौर पे देखें तो खुद को मसरूफ़ कर लें और हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटी में। तो मेरा ये सारा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं जो आपको बता रही हूँ और मैं यकीन मानूँ कि मैं मेरा शुमार उन लोगों में से होता है जो चीज़ों के साथ लोगों के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते। जो मेरे आस-पास के लोग हैं वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं अपना ज़ाती मसाइल हों, ज़ाती इस तरह की कोई चीज़ हो, वो मैं किसी से जल्दी शेयर नहीं करती। तो फिर सोचिए कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन तो मुझे होना चाहिए इन सब को लेके, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं और सच्ची बात है आप किसी से अगर शेयर करें भी तो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। सिवाय अल्लाह ताला के आप किसी को अपनी दुःख परेशानी बिल्कुल नहीं बता सकते और वो सच्ची बताऊँ इस मसले का हल भी निकाल सकते। और डिप्रेशन वो वही चीज़ है जिसमें आप खुद अपने आप को उसमें से निकालते भी हो और उस मसले का हल भी आपके पास ही होता है। तो जी मैं आपको एक हल बताती हूँ उसका और इंशाल्लाह ताला आप करेंगे तो आप बहुत कामयाब होंगे और ये एक शर्त है मेरी आपके साथ कि आज से आप इसको करना शुरू करें तो आप इसमें से निकल आएँगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप दुरूद शरीफ तो रूटीन से पढ़ते हैं, नमाज़ भी कोशिश करें पढ़ें, कुरान समझ के पढ़ने की कोशिश करें और इसके अलावा आप कोशिश करें कि आयत करीमा आप पढ़ें थोड़ी सी देर के लिए। आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें जिसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ सूरह हशर है, ये पारा नंबर 28 है और इसकी जो सूरह हशर की लास्ट 3 आयात हैं वो आप पढ़ें। रात सोने से पहले जैसे सूरह मुल्क आप पढ़ते हैं और इसके अलावा जो सूरतें आप पढ़ते हैं आप उसके साथ एंड पे ये पढ़ें। और सूरह हशर की मैं आपको बता रही हूँ आखिरी 3 आयात हैं। मैं आयात तो चले नहीं पढ़ती आपके सामने, वो आप खुद पढ़िएगा और इसका तर्जुमा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। वो जो ये है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर नेहा अयां को जानने वाला, वही है बड़ा मेहरबान रहमत वाला। वही अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह नहायत पाक सलामती देने वाला, अमान बख्शने वाला, हिफाजत फरमाने वाला, इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला, तकब्बर वाला। अल्लाह को पाकी है इनके शिर्क से, वही है अल्लाह बनाने वाला, पैदा करने वाला, हर एक को सूरत देने वाला। इसी के हैं सब अच्छे काम, इसी की पाकी है जो बोलती है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीनों में है, और वही इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। तो मुझे उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ। और मैं हमेशा आपसे एक बात करती हूँ कि अगर मेरा वीडियो बनाने से किसी एक का मकसद भी हल हो जाता है, किसी एक की बात के दिल को भी ये मेरी बात छू जाती है, तो मुझे लगता है कि मेरा ये सफ़र है ये कामयाब होता जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं, आप कुछ चीज़ें, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें आप अल्लाह के इख्तियार में देखें और इसका रिज़ल्ट देखें। तो मैं आपके साथ आज शर्त तो अल्लाह के मामले में लगाई जा सकती है कि आप इन चीज़ों को अपना के देखें, दुरूद पाक की तस्बीह करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें और आप जो सूरह हशर की मैंने आयात बताई हैं ये रात को सोने से पहले पढ़ें और अपना दिल और अपना ज़हन और दिमाग अल्लाह के हवाले करें और हर मसले का हल उसी के पास है, उसके हवाले करें तो वो इंशाअल्लाह ताला आपके सब मसाइल को दूर भी करेगा और मुझे उम्मीद है उनका हल भी फरमाएगा। तो जी मिलते हैं किसी और